वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सोशल प्रोसेसेस। हम सभी सोसाइटी का पार्ट है। हम सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, लेकिन हर किसी इंडिविजुअल के साथ हमारा बिहेवियर का सिस्टम सेम नहीं होता है। हम जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर का पैटर्न बदलता जाता है, हमारा इंटरेक्शन का पैटर्न बदलता जाता है। जैसे अगर आप अपने दोस्त के साथ बात करोगे तो आप फ्रेंडली होकर बात करोगे, टीचर के साथ बात करने के वक्त आप पोलाइट होकर बात करोगे। इसी तरीके से आप अपने माता पिता के साथ अलग तरीके से बिहेव करोगे, आप अपने दुश्मन यानी कि एनिमीज के साथ भी अलग तरीके का बिहेवियर करोगे। यानी कि हम सोसाइटी में लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ से ही हमारा स्टार्टिंग होता है सोशल प्रोसेसेस का। यानी कि सोसाइटी में रहने के लिए हम अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, सोसाइटी में बिहेव करने के लिए। आज के इस क्लास में हम 5 सोशल प्रोसेसेस को डिटेल में समझेंगे। कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। यहाँ पर ये जो 5 सोशल प्रोसेसेस है इनका डेफिनेशंस हम देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, साथ ही साथ इनके अलग अलग तरीके का टाइप्स के बारे में भी हम समझेंगे। साथ ही साथ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, इस वजह से इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस भी देखने वाले हैं। आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में नोट भी यहाँ पर दी है, आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि सोशल प्रोसेसेस बेसिकली है क्या। सोशल प्रोसेसेस वो सारे तरीके हैं जिसके द्वारा कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर सोसाइटी के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और सोसाइटी में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होती है लोगों के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में। सोशल प्रोसेस बेसिकली एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जहाँ पर लोग अपने सोशल इंटरेक्शन के द्वारा अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोगों का जो इंटरेक्शन है ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। यानी कि सोशल प्रोसेसेस में लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं, अपने सोशल इंटरेक्शन को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर पाए, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाए और साथ ही साथ कुछ सोशल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर पाए। ये जो सोशल प्रोसेस है ये बार बार हम सोशल प्रोसेसेस में लोगों के साथ बार बार इंटरेक्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर देंगे तो उनके साथ हमें कभी भी इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किसी भी एक इंसान के साथ बार बार इंटरेक्ट करना पड़ता है। यानी कि हमारा जो सोशल प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, सोशल इंटरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। इस वजह से हमें सोशल इंटरेक्शन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन यानी कि हम लोगों के साथ किस तरीके से मेलजोल करते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप तैयार करते हैं जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बातें करता है, एक इंसान दूसरे इंसान के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है। यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लुएंस और इंटरेक्शन ही मेन बात नहीं होता है, यहाँ पर हम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। यानी कि सोसाइटी का में जो हमारा क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सोशल प्रोसेसेस में हम सोशल इंटरेक्शंस के द्वारा ही हम सोसाइटी में एडजस्ट और इंटरेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पर जब हम सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर 2 एसेंशियल कंडीशंस है किसी भी सोशल इंटरेक्शन का। एक है सोशल कांटेक्ट और
कम्युनिकेशन, यानी कि हम जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब हमारा सोशल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, ये हमारा रियलिटी में भी हो सकता है या फिर वर्चुअली हम कांटेक्ट में आएंगे तभी भी सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे हम फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे जगहों से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरीके से भी हमारा सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। फेस टू फेस अगर ना भी हो फिर भी हमारा इंटरेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस के बारे में। हमारे सोसाइटी में अनगिनत सोशल प्रोसेसेस है, बहुत सारे प्रोसेसेस है, 100 से ज़्यादा सोशल प्रोसेसेस है। इन सारे प्रोसेसेस को हम समझ नहीं सकते हैं। इस वजह से हमारे लिए जो फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस है, यानी कि सोसाइटी में रहने के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है, सिर्फ हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। जो फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस है वो है सोशलाइजेशन, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, एकोमोडेशन, एक्लचरेशन और एसिमिलेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल प्रोसेसेस हैं, लेकिन हम इनमें से 5 ऐसे सोशल प्रोसेस है जिनके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हर सोशल प्रोसेस को हम एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। हम 5 जो सोशल प्रोसेसेस है उनको कवर करेंगे, जो है कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। अब चलिए देखते हैं एक एक करके ये सारे सोशल प्रोसेसेस में क्या क्या है, किस तरीके के अलग अलग प्रोसेसेस है, ये सारे चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहला जो सोशल प्रोसेस का टाइप है वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन वर्ड से आप सभी वाकिफ तो होंगे ही। कोऑपरेशन यानी कि कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। जब हम लोगों के साथ कोई भी एक काम करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो नॉर्मली हम कोऑपरेट ही करते हैं, यानी कि हमारा जो कोऑपरेशन है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में एक कॉमन गेन के लिए काम करता है, यानी कि कोई भी एक कॉमन पर्पस है जिसके वजह से हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप एक कॉम्बाइंड एफर्ट करता है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, या फिर कोई भी एक ऐसा मकसद है जिसको अचीव करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ भी कोऑपरेट कर सकता है, या फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कोऑपरेट कर सकता है। यहाँ पर जो मेन मकसद होता है वहाँ पर कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके अटेनमेंट के लिए, जिसको पाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पर मेरिल और एल्डरेज ने कोऑपरेशन का डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है, कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन व्हेयरइन 2 or more पर्सन वर्क टुगेदर टू गेन ए कॉमन एंड। यानी कि कोऑपरेशन एक ऐसा सोशल इंटरेक्शन का फॉर्म है जहां पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग एक कॉमन एंड के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर काम करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी सोशल प्रोसेसेस है, हर किसी के लिए बहुत सारे आपको थिंकर्स का डेफिनेशंस मिलेंगे। जैसे कोऑपरेशन के लिए बहुत सारे थिंकर्स है जिन्होंने कोऑपरेशन का डेफिनेशन दिया है, लेकिन ये सारे चीज़ें हमें याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे। हम कोऑपरेशन का जो भी चीज़ें हैं, टाइप्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी हमें वही चीज़ें पूछी जाती है। डेफिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आती नहीं है। इस वजह से आप लोग ज़्यादातर फोकस करना जो कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, इन सारे चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर कोऑपरेशन जो है, यहाँ पर इसका 2 एलिमेंट्स है। कोऑपरेशन हमारा 2 एलिमेंट्स से बनता है, एक है कॉमन एंड और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। कॉमन एंड यानी कि कोई एक कॉमन पर्पस होने चाहिए। कोऑपरेशन के लिए हम जब भी किसी और के साथ कोऑपरेट करेंगे तो हमारा एक कॉमन एंड होना चाहिए, हमारा एक कॉमन पर्पस होना चाहिए, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए हमारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कॉमन एंड है वो है हमारा एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक करना,
यहाँ पर आप डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड है और मैं इनडायरेक्टली रिलेटेड हूँ, लेकिन हमारा जो कॉमन एंड है आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाना। और यहाँ पर हम दोनों मिलकर ही एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप वहाँ पर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। इसी तरीके से हम डे टू डे लाइफ में आप अपने फैमिली के साथ भी कोऑपरेट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी कोऑपरेट कर सकते हैं। हम हर जगह पर कोऑपरेशन जो है वो करते रहते हैं और ये हमारे लिए एक एसेंशियल चीज़ है सोसाइटी में रहने के लिए। और ये जो कोऑपरेशन है ये बहुत सारे फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। डिजायर फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए हम कोऑपरेशन कर सकते हैं। हर किसी का अपना कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें होती है जिसके द्वारा उसको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, इस वजह से वो कोऑपरेट करता है। फिर यहाँ पर होता है डिजायर टू गिव एंड शेयर, यानी कि हम किसी भी चीज़ को देने के लिए, किसी भी चीज़ को शेयर करने के लिए भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे इस क्लासेस से आप लोग कुछ सीख रहे हो, आप कोऑपरेट कर रहे हो। यहाँ पर मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और आप अपने डिजायर के हिसाब से आपको जो भी अचीवमेंट चाहिए उसके रिगार्डिंग आप लोग पढ़ रहे हो, यानी कि यहाँ पर गिव एंड शेयर का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो टोटल डिसीजन होता है, यहाँ पर कुछ कॉमन पर्पसेस होते हैं। यहाँ पर सिचुएशनल नेसेसिटी, यानी कि आपका सिचुएशन इस तरीके से होता है कि आप दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हो, क्योंकि आपको कोऑपरेशन करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नॉर्मली होता नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ डिजायर होते हैं हमारा लार्जर गोल को अचीव करने के लिए। अब ये जो कोऑपरेशन है, इस कोऑपरेशन का बहुत सारे अलग अलग तरीके का टाइप्स है। इसमें से ये जो टाइप्स है इनको आप लोग थोड़ा केयरफुल्ली पढ़ना। मैकाइवर और पेज ने कोऑपरेशन के दो टाइप्स के बारे में बात की थी, डायरेक्ट कोऑपरेशन और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। और A.W. ग्रीन ने 3 तरीके का कोऑपरेशन की बात की थी, प्राइमरी कोऑपरेशन, सेकेंडरी कोऑपरेशन और टर्शियरी कोऑपरेशन। अब डायरेक्ट कोऑपरेशन क्या होता है? डायरेक्ट कोऑपरेशन यानी कि जब हम लोगों के साथ डायरेक्टली कोऑपरेट करते हैं। जैसे कोई भी लोग अगर खेल रहे हो, जैसे एक टीम है, फुटबॉल मैच चल रहा है और खेल रहा है, तब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कोऑपरेट करेगा, यहाँ पर होगा ये डायरेक्ट कोऑपरेशन। इसी तरीके से जब हम वारशिप करते हैं या फिर फैमिली में रहते हैं, फैमिली में एक दूसरे को डायरेक्टली कोऑपरेट करते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है जिसके वजह से हम डायरेक्टली कोऑपरेट करते हैं। फिर दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में हम बेसिकली डायरेक्टली कोऑपरेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन पर्पस के लिए कुछ डिसिमिलर टास्क करते हैं। जैसे अगर कोई एक ऑफिस होगा, ऑफिस में बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, वो अपने अपने अलग अलग तरीके का काम करेंगे, लेकिन उनका जो एक कॉमन पर्पस होगा वो एक सेम पर्पस होगा। यहाँ पर इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर हमारा एक कॉमन पर्पस है जिसके लिए हम डिसिमिलर टास्क कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन ने भी 3 तरीके का कोऑपरेशन की बात की थी, उसमें है प्राइमरी कोऑपरेशन। प्राइमरी कोऑपरेशन तब होता है जब हमारे प्राइमरी ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, जैसे हमारा फैमिली, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, ये सारे लोग जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे तब इसको कहा जाएगा प्राइमरी कोऑपरेशन। फिर है हमारा सेकेंडरी कोऑपरेशन। सेकेंडरी कोऑपरेशन में हमारा सेकेंडरी ग्रुप्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, चर्च, ट्रेड यूनियन, ये सारे हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स है। और यहाँ पर हम जो कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको कहा जाता है सेकेंडरी कोऑपरेशन। फिर हमारा आता है टर्शियरी कोऑपरेशन। टर्शियरी कोऑपरेशन को आप लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ पर हम बहुत बार सोसाइटी में देखते हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पीट करता है, यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन में रहता है, लेकिन फिर भी उनको एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उनको एक साथ
आना पड़ता है किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। इसको कहा जाता है टर्शियरी ग्रुप। जैसे आप लोग देखोगे कि जो नेता है वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते हैं, लेकिन फिर भी जब लोकसभा या फिर राज्यसभा होता है उस टाइम पर वो सारे लोग एक जगह पर रहते हैं। उनका जो कॉमन पर्पस होता है वो होता है देश या फिर स्टेट की भलाई का। यानी कि यहाँ पर जो कोऑपरेशन होगा वो होगा हमारा टर्शियरी कोऑपरेशन। यहाँ पर ग्रुप तो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन फिर भी उनका कुछ कॉमन स्पेसिफिक पर्पस होगा जिसके वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ओकबर्न और निमकॉफ ने भी 3 तरीके का कोऑपरेशन की बात की थी: जनरल कोऑपरेशन, फ्रेंडली कोऑपरेशन और हेल्पिंग कोऑपरेशन। जनरल कोऑपरेशन, जब हम नॉर्मली लोगों के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इसको कहा जाएगा जनरल कोऑपरेशन। यहां पर जैसे कोई कल्चरल फंक्शंस हो वहां पर हम बेसिकली जनरल कोऑपरेशन देखते हैं। फिर आता है हमारा फ्रेंडली कोऑपरेशन, यानी कि जब हम अपने खुशी के लिए हम एक ग्रुप को कोऑपरेट करते हैं, लोगों को कोऑपरेट करते हैं, इसको कहा जाता है फ्रेंडली कोऑपरेशन। जैसे हम जब डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इसको कहा जाता है फ्रेंडली कोऑपरेशन। और तीसरा तरीके का जो कोऑपरेशन है वो है हेल्पिंग कोऑपरेशन। हेल्पिंग कोऑपरेशन यानी कि हम किसी को हेल्प करने के लिए जब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इसको कहा जाता है हेल्पिंग कोऑपरेशन। जैसे हम कोई एनजीओ स्टार्ट करते हैं लोगों की भलाई के लिए, यहाँ पर जब लोग आते हैं तब वो लोग बेसिकली हेल्पिंग कोऑपरेशन के हिसाब से ही आते हैं। जैसे विक्टिम्स को मदद करना, फेमाइन या फिर फ्लड में जो भी लोग फंसे हुए हैं इनको मदद करना, इस तरीके का कोऑपरेशन को कहा जाता है हेल्पिंग कोऑपरेशन। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग याद रखना, जो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने जिस तरीके से अलग अलग टाइप्स की बात की थी, ये भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का रोल हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोसाइटी को अगर एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करना है, सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ अगर मिलकर रहना है, तो हमें कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए ये एक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कोऑपरेशन के द्वारा हमारा सोशल लाइफ का फाउंडेशन तैयार होता है। हम जब लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं तब हमारा एक फाउंडेशन तैयार होता है हमारा सोशल लाइफ का। सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ रहना कोऑपरेशन के द्वारा ही सीखते हैं। यहाँ पर हमारा सोसाइटी की जब प्रोग्रेस की बात आती है, यहाँ पर भी हमारा कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर लोगों के बीच में जो स्पिरिट है, लोगों के मैनकाइंड के प्रोग्रेस के लिए जो स्पिरिट है, ये भी हमारा कोऑपरेशन से ही आता है। हम आजकल देखते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ आ रही है लोगों के भलाई के लिए, ये सारे बेसिकली कोऑपरेशन का ही रोल है। कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती जा रही है। खासकर आजकल का जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है, यहाँ पर कोऑपरेशन एक अर्जेंट नीड है, क्योंकि हम अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेट ना करे, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कोऑपरेट ना करे, तो हमारा वर्ल्ड आगे नहीं बढ़ेगा, वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। इस वजह से हमारे वर्ल्ड में अलग अलग नेशंस के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे वार भी छिड़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है। अब देखते हैं कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है, ये बेसिकली एक इम्पर्सनल, अनकॉन्शियस और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है, जहां पर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए कंपटीशन करती है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड सप्लाईज होते हैं और उन चीज़ों को ही अचीव करने के लिए लोग कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन को हम बेसिकली नॉर्मली हेल्दी कंपटीशन भी कहते हैं। यहाँ पर
जो भी हमारे पास मटेरियल चीज़ें हैं, लिमिटेड मटेरियल चीज़ें हैं या फिर नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, इनको अचीव करने के लिए ही हमारा कंपटीशन होता है। जैसे हम हमारे एग्ज़ाम की ही अगर एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हम देखते हैं हम कॉम्पीट करते हैं हायर मार्क्स के लिए, या फिर जो भी लोग नेट सीयूईटी दे रहे हो, आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लाने के लिए बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। यहाँ पर आप एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी एक लिमिटेड चीज को अचीव करने के लिए, यानी कि आपको वो एक पोजीशन चाहिए, वो एक सीट चाहिए जिसके लिए आप यहाँ पर कॉम्पीट कर रहे हो। इसी को हम बेसिकली कंपटीशन कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने कंपटीशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। मैं इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप ये सारी चीज़ें, ये डेफिनेशंस देख सकते हो। अब कंपटीशन को हमें समझने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन एक इम्पर्सनल स्ट्रगल है, यानी कि कंपटीशन में आपके साथ बहुत सारे और भी लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे। वो एक कॉमन चीज़ है जिसको अचीव करने के लिए हर कोई लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। ये जॉब हो सकता है या फिर आपके कोई भी एक एग्ज़ाम का क्रैक करना हो सकता है, या फिर कोई भी सोसाइटी में ऐसे चीज़ जिसको पाने के लिए हो सकता है। कंपटीशन हमारे सोसाइटी में यूनिवर्सल है, यानी कि हम हर जगह पर, हर सोसाइटी में ये कंपटीशन देखते हैं। कंपटीशन को प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए वहाँ पर कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों के बीच में कंपटीशन ना हो तब वो लोग इतना ज़्यादा अपना एफर्ट नहीं देंगे। इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए। कंपटीशन बेसिकली हमारा अनकॉन्शियस एक्टिविटी होता है, यानी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग कॉम्पीट कर रहे हो, लेकिन किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो ये आपके दिमाग में नहीं होता है। आप सिर्फ एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी करते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कंपटीशन है ये कॉन्शियस भी हो सकता है। जैसे दो राइवल ग्रुप के बीच में जो कंपटीशन होगा ये कॉन्शियस एक्टिविटी होगा, लेकिन नॉर्मली जब हम कंपटीशन की बात करते हैं ये एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी होता है। कंपटीशन हमारे दिमाग में इमोशनल डिस्टर्बेंस तैयार कर सकती है, यानी कि हमारा कंपटीशन के वजह से हम इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहाँ पर ये एक बेसिकली इनेट टेंडेंसी है, यानी कि हम कॉम्पीट करना हर जगह पर चाहते हैं और हर जगह पर हम एक कंपटीशन के दौर से ही गुजरते रहते हैं। कंपटीशन एक सोशल फेनोमेना है जहाँ पर हम सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। अब यहाँ पर जो कंपटीशन होता है इसका डिग्री ऑफ कंपटीशन हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पर लोगों के सोशल वैल्यूज और सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा इस कंपटीशन का डिग्री का पता चलता है, यानी कि किस लेवल पे हम कॉम्पीट कर रहे हैं ये सोशल वैल्यूज और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब कंपटीशन का बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी जो सिस्टम ऑफ हायरार्की है। हमारे सोसाइटी में जो सिस्टम ऑफ हायरार्की है यहाँ पर लोगों का स्टेटस और लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लोग नेट जेआरएफ के लिए एग्जाम दे रहे हो, यानी कि यहाँ पर आप अपने स्टेटस को ऊपर उठाना चाहते हो, आप बाद में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। इस वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो सोशल हायरार्की है, सिस्टम ऑफ हायरार्की है, यहाँ पर आप अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, आपके लोकेशन को एक बेहतर जगह पर रखने के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। यहाँ पर इस कंपटीशन के द्वारा हमारे सोसाइटी में इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इन्वेंटिवनेस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये कंपटीशन के वजह से फास्ट होता है और लोगों का जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर होता है। अगर आप लोगों के बीच में कोई कंपटीशन ना हो तो क्या आप लोग इतने ज़्यादा पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपका जो एफिशिएंसी है वो और बेहतर होगा, आप और ज़्यादा एफर्ट करोगे। यानी कि कंपटीशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी है। यहाँ पर किसी भी एक इंसान का ईगो को एनहांस करने के लिए भी कंपटीशन ज़रूरी है।
यहाँ पर लोगों के बीच में पावर रिलेशंस या फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के बीच में कंसंट्रेशन तैयार करने के लिए भी कंपटीशन ज़रूरी है। जैसे दो अगर टीम्स हो, क्रिकेट टीम हो, एक दूसरे के साथ जब खेलेंगे तो एक दूसरे के साथ जब कंपटीशन में रहेंगे तो उनके बीच में एक कंसंट्रेशन तैयार होगा, यानी कि वो जब कॉम्पीट करेंगे इसके लिए वो अपने आप को एक कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन तैयार होगा। यहाँ पर कंपटीशन के वजह से जो सेम ग्रुप है उनके बीच में एक रूल तैयार होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके द्वारा हम कॉम्पीट कर पाते हैं। यानी कि कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमारी सोसाइटी को बाइंडिंग रखने में, सोसाइटी को इकट्ठा रखने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमिक कंपटीशन, यानी कि हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कॉम्पीट करते हैं। कोई एक बेहतर इकोनॉमिक पोजीशन के लिए हम कॉम्पीट करते हैं। यहाँ पर कंपटीशन इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, अपने कल्चर को बेहतर बनाने के लिए, कल्चरल एस्पेक्ट्स को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारा कंपटीशन हो सकता है। फिर सोशल कंपटीशन, सोशल कंपटीशन सोसाइटी में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पीट करती रहती है इस सोसाइटी में, यही है हमारा सोशल कंपटीशन। फिर रेशियल कंपटीशन, यहाँ पर रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे भी लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। अपना जो रेस है इसको बेहतर दिखाने के लिए, अपने रेस को ऊपर की पोजीशन दिलाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन के द्वारा, ये जो वर्ड है इसके द्वारा हम सभी वाकिफ है। यहाँ पर हम हर जगह पर पॉलिटिक्स देखते हैं। पॉलिटिक्स में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पीट करती रहती है पावर के लिए। अब देखने वाले हैं हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहां पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में होता है। यहाँ पर कुछ एक गोल होता है या फिर इंटरेस्ट होता है या फिर वैल्यू होता है। इन सारे चीज़ों को अटेन करने के लिए लोग एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व जो होता है, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बेसिकली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, यानी कि जो हम लोगों के साथ लड़ाई करते हैं, लोगों के साथ एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ये कभी कभी हम देखते हैं हर टाइम पीरियड पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ये किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेंथ हो सकती है, यानी कि किसी भी एक टाइम पीरियड पे ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली नहीं चलता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में हार्मोनी बनाए रखने के लिए, हमारी सोसाइटी में पीस रखने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन है इसको हमें अवॉइड करना होता है या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना होता है। तभी हमारे सोसाइटी में एक पीसफुल और हार्मोनी का सिचुएशन आएगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का भी बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन हर किसी का एक ही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पीट करता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक वायोलेंस में भी तब्दील हो सकता है। लोग वायोलेंट होकर भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका रीजंस क्या है, इसका कॉज क्या है? यहाँ पर हम इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हैं। लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस के वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यहाँ पर लोगों का जो ओपिनियन है उसमें भी हम क्लैश हो सकता है कि एक इंसान का ओपिनियन अलग हो, दूसरे का अलग तरीके का हो। लोगों के ओपिनियन के बीच में भी जब क्लैश होगा, डिफरेंसेस होगा, तब भी हमारा
कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ हमारा सोसाइटी में हम सोशल चेंज देखते रहते हैं। सोशल चेंज के वजह से भी हमारा सोसाइटी का जो इक्विलिब्रियम है ये बिगड़ता है। इस वजह से भी हम कल्चरल लैग देख सकते हैं, जिसके वजह से हमारे सोसाइटी में सोशल कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, यानी कि सोशल चेंज के वजह से भी हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं। इसमें है ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट वो सारे कॉन्फ्लिक्ट है जो हम सामने ही देखते हैं, ये मैनिफेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है। लेकिन जो कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है ये बेसिकली इनविजिबल होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। जैसे हम अगर कोल्ड वॉर का एग्जांपल ले, यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये एक लेटेंट या फिर ये इनविजिबल एक कॉन्फ्लिक्ट था जो हर किसी को पता तो था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन नहीं है। लेकिन ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट में हम जब वर्ल्ड वॉर 1, 2 देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। एक ग्रुप, एक देश दूसरे देश के साथ डायरेक्टली फाइट कर रहा था। यहाँ पर पर्सनल और कॉरपोरेट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। पर्सनल यानी कि जब एक इंसान या फिर एक ग्रुप अपने लोगों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट करेगा तब इसको कहा जाएगा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। और जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट करेगा इसको कहा जाएगा कॉरपोरेट कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है टेम्पोरल एंड परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। टेम्पोरल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो अचानक से स्टार्ट भी हो सकता है और साथ ही साथ खत्म भी हो जाता है। जैसे हम बस स्टैंड पे या फिर दुकान में लोगों का झगड़ा देखते हैं, वो झगड़ा जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं चलता है। वो बस स्टैंड पे जो झगड़ा है, बस पे जो झगड़ा होगा, गाड़ियों में जो झगड़ा होगा वो वहां पर ही खत्म हो जाता है। शॉप्स में जो झगड़े होते हैं वो भी वहां पर ही खत्म हो जाता है, यानी कि ये एक टेम्पोररी कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरी तरफ होता है परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट जो चलता ही जाता है, जहां पर दो राइवल ग्रुप्स होते हैं जिनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता ही जाता है। ये ऐसा भी हो सकता है, जनरेशन टू जनरेशन भी कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट भी इसी तरीके से बहुत दिनों तक चल सकता है। जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन देखते हैं, ये बहुत दिनों से चला जा रहा है और ये आगे भी चला जाएगा, आगे भी चलता ही जाएगा। ये है परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। अब गिलिन एंड गिलिन ने भी कॉन्फ्लिक्ट को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर लोग सेम ग्रुप के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, यानी कि सेम ग्रुप सेम क्लास के लोग एक दूसरे के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इसको कहा जाता है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर है रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, जब रेस के बेसिस पे लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक रेस अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए ये सारे कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर किसी भी एक दूसरे रेस के ग्रुप को इन्फीरियर फील कराने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर हम देखते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कॉम्पीट करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आता है। फिर है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर पॉलिटिक्स के वजह से एक पार्टी दूसरी के साथ पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है। फिर आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है इसको कहा जाता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, लेकिन हमने कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन को बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के बारे में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारी दिक्कत हो रही होंगी। इन सारे दिक्कत को हम सॉल्व करने के लिए ये डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन का जो डिफरेंस है ये हमें बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो एग्जाम में हमें पूछा जाता है और हम ज़्यादातर गलत करके आते हैं। हमारे आंसर्स गलत ना हो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन का जो डिफरेंस है ये हमें समझ में आना चाहिए। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली हम कॉन्शियस लेवल पे एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, लेकिन कंपटीशन में हम एक दूसरे के साथ जब कॉम्पीट करते हैं ये नॉर्मली अनकॉन्शियस होते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट में हमारा वायोलेंस भी क्रिएट हो सकता है, एक वायोलेंस का सिचुएशन आ सकता है, लेकिन कंपटीशन में हमारा कोई वायोलेंस नॉर्मली होता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कंपटीशन में एक दूसरे के सामने आना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे आप लोग अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके साथ कंपटीशन में कौन है आपको पता भी नहीं है, आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं आओगे, लेकिन कंपटीशन चलता जाएगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ जब कांटेक्ट में आता है तभी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंटरमिटेंट प्रोसेस, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम चलता है फिर खत्म हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन खत्म होता है। लेकिन जो कंपटीशन है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, यानी कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आता है यहाँ पर सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज को फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन जो कंपटीशन है यहाँ पर हम सोशल नॉर्म्स को केयर करते हैं, सोशल नॉर्म्स के बारे में सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में लोग जब एक्ट करते हैं यहाँ पर सोशल नॉर्म्स को नहीं देखते हैं, सोसाइटी क्या कहता है, कौन सा चीज़ सही है बुरा है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली देखी नहीं जाती है। अब समझने की कोशिश करते हैं एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट। एकोमोडेशन जिसको हम अगर सिंपली कहें ये है समझौता। यहाँ पर एकोमोडेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक ग्रुप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपना बिहेवियर, बिलीव्स, एटीट्यूड, इन सारे चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से या फिर उसी कल्चर में जो भी लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए अपने आप को जब एडजस्ट करता है, इसको कहा जाता है एकोमोडेशन। यानी कि यहाँ पर सोसाइटी में हम जब समझौता करते हैं, अपने आप के जो भी बिलीफ पैटर्न है या फिर जो भी वैल्यूज़ है इनको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इसको कहा जाता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन हमारे वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को जब हम गिव अप कर देते हैं, यानी कि हम हटाकर जब चीज़ों को सोचते हैं, सोसाइटी के लोगों के हर किसी के हिसाब से जब सोचते हैं, जब एडजस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। यहाँ पर एकोमोडेशन एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हम सोसाइटी में लोगों के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, जब हम सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो सकता है, लेकिन इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम एकोमोडेशन करते हैं, यानी कि हम अपने आप के बीच में एक समझौता कर लेते हैं कि हम सोसाइटी में इकट्ठा रहेंगे और यहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन को एवॉइड करते हैं। इसी एकोमोडेशन को भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अब देखते हैं एकोमोडेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। एकोमोडेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हम जो समझौता है हर जगह पर करते ही रहते हैं। सोसाइटी में रहने के लिए सिर्फ हम अपने आप के हिसाब से नहीं सोचते हैं, सोसाइटी क्या चाहता है, सोसाइटी के हिसाब से कौन सा चीज़ सही है, हमें कौन सा चीज़ करना चाहिए हमारे लाइफ में, ये बेसिकली एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि ये चीज़ चलता जाता है और ये हर जगह पर, हर सोसाइटी में हम देखते हैं। और ये जो एकोमोडेशन है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई भी फिक्स्ड लिमिट नहीं होता है इसका। हम हमारे लाइफ में हर टाइम पीरियड पे किसी न किसी एक चीज़ के साथ समझौता करते हैं और इसको ही हम बेसिकली एकोमोडेशन कहते हैं। ये कॉन्शियस भी हो सकता है या फिर अनकॉन्शियस भी हो सकता है। ये एक एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि हम सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन देखते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए ही हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किसी भी एक सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को समझौता करते हैं। इसलिए एकोमोडेशन जो है वो एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम एकोमोडेशन देखते हैं। ये एक मिक्सचर है लव ऑफ और हेट्रेट का, यानी कि यहाँ पर प्यार भी है और यहाँ पर गुस्सा भी है। बहुत बार हम अपने
हिसाब से किसी एक चीज़ को सही मानते हुए उसमें एकोमोडेट करते हैं, यानी कि उससे समझौता कर लेते हैं। लेकिन हम बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा सोशल सिचुएशन बेहतर ना होने के वजह से हम उस चीज़ के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि उसको मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हेट के वजह से भी हम एकोमोडेट कर सकते हैं। अब एकोमोडेशन जो है इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स या फिर मेथड्स है जिसके द्वारा हम एकोमोडेशन कर सकते हैं। सोसाइटी में हमारा एकोमोडेशन का बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं या फिर मेथड्स है। यहाँ पर है यील्डिंग टू कोएर्शन, यानी कि हम बाध्य हो जाते हैं कि कोई भी एक चीज़ को फॉलो करने के लिए। हम जब किसी के अंडर में आ जाते हैं तो ये बेसिकली कोअर्शन होता है, यानी कि हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हम अपने आप को उसके अधीन मान लेते हैं। फिर हम करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा भी हम एकोमोडेशन कर सकते हैं। फिर हम टॉलरेंस, यानी कि लोगों के कल्चर को टॉलरेट करना, हम जो चीज़ को पसंद नहीं करते हैं उसको भी हम टॉलरेट कर लेते हैं इस सोसाइटी में। फिर यहाँ पर दो और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन। यहाँ पर हम हमारे सोसाइटी में जब भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आता है तो हमारा कोई भी एक तीसरा व्यक्ति होता है या फिर तीसरा ग्रुप होता है जो हम में समझौता कराता है या फिर हमको एक बेहतर रास्ता दिखाता है। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है यही इसका ही कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन। आर्बिट्रेशन में जो भी थर्ड पार्टी कहेगा, यानी कि जो भी वो लोग सुझाव देंगे उसको ही मानना पड़ेगा, इसको कहा जाता है आर्बिट्रेशन। और कॉन्सिलिएशन में जो भी थर्ड पार्टी जो भी सल्यूशन देगा उसको मानना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ग्रुप्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यानी कि यहाँ पर आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में दोनों में ही थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, और आर्बिट्रेशन में इस चीज़ को मानना होता है थर्ड पार्टी का सल्यूशन, और कॉन्सिलिएशन में थर्ड पार्टी का जो सोल्यूशन है वो हमें मानना नहीं पड़ता है। फिर हम देखते हैं कॉन्वर्सन, यानी कि हम सोसाइटी में एकोमोडेट करने के लिए अपने आप को कॉन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हिंदूज हैं जो क्रिश्चियनिटी में कॉन्वर्ट हो रहे हैं, मुस्लिम्स हैं जो हिंदूज में कॉन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके का कॉन्वर्शन भी देखते हैं सोसाइटी में। फिर होता है सब्लिमेशन, यानी कि किसी भी एक जो बड़े लोग हैं उनकी बात को मान लेना, उनके जो तौर तरीके हैं उनको ही फॉलो करना। फिर है रेशनलाइजेशन, यानी कि हम अपना रैशनल कैपेसिटी यूज़ करके, हमारा जो दिमाग है उसका कैपेसिटी यूज़ करके रैशनल तरीके से जब चीज़ों को समझते हैं, रैशनल वे में, सिर्फ अपना फीलिंग्स को नहीं, हम रैशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जब चीज़ों को समझते हैं तब इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ये जो सारे मेथड्स है इसके द्वारा हम सोसाइटी में एकोमोडेशन करते हैं या फिर सोसाइटी में हम समझौता कर लेते हैं। और ये सारे जो पॉइंट्स है ये थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि एकोमोडेशन से बहुत सारे क्वेश्चन इस जगह से बनते हैं। अब देखते हैं हमारा आखिरी जो सोशल प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहां पर पर्सन्स या फिर ग्रुप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, अपने कल्चर को के साथ, अपने वैल्यूज और एटीट्यूड को दूसरे ग्रुप के साथ मिक्स कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर एसिमिलेट कर देने की बात की जाती है। ये बेसिकली एक ऐसा तरीका है हमारे जीने का जहाँ पर हमारे जो भी कल्चर है इसको हम साइड में रखते हैं और इसके साथ साथ बाकी जो भी हमारे आसपास कल्चर होते हैं इन सारे चीज़ों को हम अपने आप में ले लेते हैं, इनके साथ मिक्स हो जाते हैं। इसको कहा जाता है एसिमिलेशन, यानी कि घुल मिल जाना। यहाँ पर जो एसिमिलेशन है ये बेसिकली ज़्यादा परमानेंट है हमारा एकोमोडेशन से। एकोमोडेशन में हम सिर्फ समझौता करते हैं, लेकिन ये बेसिकली परमानेंट नहीं होता है एकोमोडेशन। लेकिन जो एसिमिलेशन है यहाँ पर हम लोगों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, उनके कल्चर को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनके जो तौर तरीके हैं इनको हम एडॉप्ट कर लेते हैं। इस वजह से एसिमिलेशन जो होता है ये एक ज़्यादा परमानेंट होता है हमारा एकोमोडेशन से।
और एकोमोडेशन के बाद ही हम एसिमिलेशन का जो स्टेज है इसको अचीव कर पाते हैं। यानी कि पहले हमारा एकोमोडेशन होता है, फर्स्ट में हम कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद हम इसके साथ एकोमोडेट करते हैं यानी कि समझौता कर लेते हैं, और इसके बाद हम एसिमिलेट कर लेते हैं यानी कि लोग एक दूसरे के कल्चर के बीच में घुल मिल जाते हैं। यहाँ पर ये एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बाद ही आता है। अब ये जो एसिमिलेशन है इसका भी डेफिनेशंस अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से दी है, आप लोग थोड़ा देख लेना उन्होंने किस तरीके का डेफिनेशन दिया है। अब यहाँ पर एसिमिलेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एसिमिलेशन जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हर जगह पर हम ये एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, हर जगह पर हर सोसाइटी में ये एसिमिलेशन होता रहता है, क्योंकि हमारा जो आजकल के खासकर आजकल का जो ग्लोबलाइजेशन का सिचुएशन है, यहाँ पर हम एक ही जगह पर बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग देख सकते, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम आजकल की दुनिया में ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। एसिमिलेशन बेसिकली अनकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि हम खुद ब खुद अपने आप को इसमें ढाल लेते हैं। यहाँ पर कॉन्शियसली हम एसिमिलेट नहीं होते हैं, यहाँ पर हम अनकॉन्शियसली एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। इस वजह से ये एसिमिलेशन एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है और ये बेसिकली स्लो और ग्रेजुअल, ये एक दिन में नहीं होने वाला चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में ही एसिमिलेट हो जाओगे, किसी के साथ घुल मिल जाओगे, ये एक दिन में नहीं होगा। ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये बेसिकली टू वे प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली दो कल्चर या फिर दो ग्रुप्स होंगे जो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, एक दूसरे के तौर तरीके को एडॉप्ट करेंगे। कम से कम दो ग्रुप होंगे। इस वजह से ये जो एसिमिलेशन है ये टू वे प्रोसेस है। ये जो एसिमिलेशन है ये मल्टीपल फील्ड्स में कॉन्फाइंड है, यानी फिर यहाँ पर एसिमिलेशन को हम अलग अलग फील्ड्स में भी देख सकते हैं। अब देखते हैं एसिमिलेशन का कुछ फैक्टर्स। यहाँ पर कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जो एसिमिलेशन को प्रोमोट करता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो एसिमिलेशन को हिंडर करते हैं, यानी कि इसको एसिमिलेशन को के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तैयार करता है। एसिमिलेशन को कुछ फैक्टर्स है जो प्रोमोट करते हैं, यानी कि इसको आगे बढ़ाते हैं, एसिमिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये है टॉलरेशन, इंटीमेसी, कल्चरल इक्वालिटी, इक्वल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड और एमालगेशन। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एसिमिलेशन को प्रोमोट करते हैं और ऑपोजिट में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एसिमिलेशन को घटाते हैं, एसिमिलेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ये है आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी कि जब कोई भी एक ग्रुप अपने आप को अलग रखने की कोशिश करेगा तब एसिमिलेशन आना संभव नहीं है। यहाँ पर लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंस होता है, इस कल्चरल डिफरेंसेस के वजह से भी लोग एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जब लोगों के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस हो तब भी एसिमिलेशन नहीं हो सकता है। जैसे कोई एक हाई क्लास का इंसान हो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो लो क्लास है उसके पास पैसा नहीं है, तब ये दोनों एसिमिलेट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर लोगों के फिजिकल डिफरेंसेस के वजह से भी एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिजिकली ही हम देख सकते हैं कि ये अलग है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाता है। जैसे ब्लैक और वाइट के बीच में जो डिफरेंस है ये बेसिकली फिजिकल डिफरेंस है। यहाँ पर हम देख के ही बोल दे सकते हैं कि ये अलग क्यों है। इसके वजह से भी हम एसिमिलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिर है डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, यानी कि कोई भी एक ग्रुप अपने आप को बेहतर प्रूफ करने की कोशिश करता है, बाकी ग्रुप्स के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तब ये एसिमिलेशन जो है ये हिंडर होता है, यानी कि एसिमिलेशन नहीं हो पाता है। और जब एसिमिलेशन को प्रोमोट करने की बात करते हैं, यहाँ पर टॉलरेशन यानी कि एक दूसरे को जब टॉलरेट करते हैं तब हम एसिमिलेट हो सकते हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में जब इंटीमेसी बहुत ज़्यादा होगी, लोग कल्चरल इक्वालिटी को मानेंगे, यानी कि सिर्फ एक कल्चर को ही बेहतर नहीं, हर कल्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे, तब यहाँ पर हम एसिमिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जब लोगों के बीच में इक्वल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड होगा तब भी हम एसिमिलेशन का सिचुएशन देखते हैं, और साथ ही साथ एमालगेशन के वजह से भी हम एसिमिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन दोनों को आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा।
आज के क्लास में मैंने कोशिश की है कि जो भी सोशल प्रोसेस है, खासकर जो 5 इंपॉर्टेंट सोशल प्रोसेसेस है, इनके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं इनको प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। इनको मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर खासकर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपको इजीली चीज़ें ढूंढने में मदद करेगी। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।